Hello students and welcome to Deepak Law classes. Yes, मुस्लिम मैन के पास ये राइट है कि वो अपनी वाइफ को, मुस्लिम वुमेन को जब चाहे तब तलाक दे सकता है। ऐसा ही सोचा जाता है। क्या एक मुस्लिम महिला जो कि अपने पति के व्यवहार से तंग आ चुकी है, उसे फिर भी उसके साथ अपने आगे का पूरा जीवन रोते बिलखते पूरा करना पड़ेगा? क्या मुस्लिम महिला के पास कोई अधिकार नहीं है? है। हाँ, आज एक मुस्लिम वुमेन भी डिवोर्स दे सकती है और वो है डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लॉ इज अनकोडिफाइड लॉ, लेकिन कुछ एक्ट्स बने हुए हैं। बहुत छोटा सा एक्ट है डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, जिसे कि आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी कि हम ये बताने जा रहे हैं कि एक मुस्लिम वुमेन भी अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने का अधिकार, राइट रखती है। डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। इस एक्ट में टोटल सेक्शंस हैं 5। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, किस उद्देश्य से इस एक्ट को बनाया गया, ध्यान से देखिएगा। टू कंसोलिडेट एंड क्लैरिफाई, टू कंसोलिडेट एंड क्लैरिफाई क्या? द प्रोविजंस ऑफ मुस्लिम लॉ, द प्रोविजंस ऑफ मुस्लिम लॉ। किससे रिलेटेड? रिलेटिंग टू the provisions of Muslim law relating to suits for dissolution of Muslim marriage। यानी डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज से रिलेटेड सूट्स फाइल करने का। किसके द्वारा? कौन करेगा ये सूट फाइल? बाय वुमेन। एक तो ऑब्जेक्ट है ये वाला, टू कंसोलिडेट एंड क्लेरिफाई क्या? प्रोविजंस किसके? ऑफ मुस्लिम लॉ। किससे रिलेटेड? रिलेटिंग टू सूट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। किसके द्वारा? बाय वुमेन। ये पहला ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, टू रिमूव डाउट्स एज टू द, किससे डाउट्स? इफेक्ट ऑफ द रिनुंसिएशन ऑफ इस्लाम। ये लो, किसके द्वारा? रिनंसिएशन ऑफ इस्लाम कौन कर रहा है? बाय अ मैरिड मुस्लिम वुमेन। ये डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के ऑब्जेक्ट्स हैं। दिस एक्ट extend to whole India except
एक्सेप्ट राइट जम्मू एंड कश्मीर। चलिए सेक्शन 2 हम लोग पढ़ेंगे अब। सेक्शन नंबर 2, इस एक्ट का सेक्शन 2 के अंदर दिए हुए हैं, क्या दिए रखे हैं? ग्राउंड्स। कौन से ग्राउंड्स? फॉर डिक्री फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज। ग्राउंड्स फॉर डिक्री फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज। सेक्शन 2 में अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मुस्लिम वुमेन के पास कौन से ग्राउंड्स हैं डिवोर्स लेने के, तो आप याद रखिएगा डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में सेक्शन 2 के अंदर बताया गया है, A married Muslim woman shall be entitled to obtain a decree for the dissolution of marriage on any one or more following grounds। सेक्शन 2 के अंदर वो ग्राउंड्स दे रखे हैं। अब हम वन बाय वन उसको पढ़ते हैं। नंबर 1, पहला ग्राउंड क्या है? एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, यानी कि पति के बारे में कुछ नहीं पता। तो अब यहां पे ये आता है, क्या अगर मुस्लिम वुमेन को अपने पति के बारे में नहीं मालूम कि वो कहां है, तो वो दूसरी मैरिज कर लेगी, सूट फाइल कर देगी डिसॉल्यूशन करने के लिए? तो यहां पे आपको जो ध्यान रखना है वो है टाइम लिमिट। आपको टाइमिंग्स का ध्यान रखना है। उसका हस्बैंड का कुछ अता पता नहीं है। कब से नहीं है? 4 साल। नॉट नोन, 4 years। 4 साल से अता पता नहीं है उसका। अब 4 साल से उसका अता पता नहीं है और मुस्लिम वुमेन डिवोर्स चाहती है, तो क्या करेगी? वो कोर्ट में जाकर के डिवोर्स फाइल करेगी। कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि 4 साल से उसका अता पता वास्तव में नहीं है। कोर्ट ने फीमेल को डिक्री पास कर दी, डिक्री दे दी, लेकिन वो डिक्री 6 महीने तक कोई भी प्रभाव नहीं दिखाएगी। द डिक्री shall not take effect for a period of 6 months from the date of such decree। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें ही प्रोविजन दिया हुआ है कि यदि इस दौरान उसका हस्बैंड लौट के आ जाता है और वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है, या फिर किसी ऑथराइज एजेंट के थ्रू वो अपनी प्रेजेंस को बताता है और कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर देता है कि मैं अपने कॉन्जुगल राइट्स, ड्यूटीज को पूरा करने के लिए तैयार हूं, तो ऐसी सिचुएशन में जो उस फीमेल को डिग्री पास की गई थी वो सेट असाइड हो जाएगी। तो एब्सेंस ऑफ हस्बैंड इज अ ग्राउंड फॉर द डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज बाय द वुमेन, मुस्लिम वुमेन एब्सेंस ऑफ हस्बैंड 4 साल से इसको पता नहीं है। हिंदू लॉ के अंदर आप जानते हैं, हिंदू लॉ के अंदर भी इस तरह की कोई बात है। उसमें कितने साल का है? 7 साल का। चलिए, फेलियर टू मेंटेन, सेकंड पॉइंट। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेन करने में फेल होता है या नेग्लेक्ट करता है,
तो ऐसी सिचुएशन में मुस्लिम वुमेन डिवोर्स फाइल कर सकती है। लेकिन फिर वही यहां पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है आपको, क्या? उसका टाइम पीरियड है 2 साल, पीरियड ऑफ 2 years। पीरियड ऑफ फॉर 2 years, 2 साल तक हस्बैंड अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट कर रहा है, किसी तरह का मेंटेन नहीं कर रहा है, तो वाइफ के पास ये राइट है कि वो डिवोर्स फाइल कर सकती है। इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड, नेक्स्ट। ये लीजिए, पति को कारावास हो गया कितने साल का? 7 साल का। यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इम्प्रिजनमेंट है, सेंटेंस हो चुका है 7 साल के लिए, वो अंदर है। तो जो इम्प्रिजनमेंट है ना उसके हस्बैंड का 7 साल का, वो फाइनल होना चाहिए, शुड बी फाइनल। नेक्स्ट, फेलियर टू मेन टू परफॉर्म failure to perform marital obligations, अपने दाम्पत्य दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, लेकिन कब तक? फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, पीरियड ऑफ 3 years। इसमें 3 साल का टाइम पीरियड दे रखा है, नॉट डिफाइंड। अब मैरिटल जो ऑब्लिगेशंस है ना, इस एक्ट में डिफाइंड नहीं है। एक केस था इसमें, मैं वो केस आपको चाहूंगा कि आप नोट डाउन जरूर करें। वीरन सवा रफ्तार वर्सेस बीवा थोमा, AIR 2002, केरला, पेज नंबर 370। इस केस में वाइफ अपनी फैमिली के साथ रहती थी, हस्बैंड ने किसी भी तरह का कोई भी अटेम्प्ट, प्रयास नहीं किया कॉन्जुगल ड्यूटीज को पूरा करने का। तो ऐसे केस में ये हेल्ड आउट हुआ कि वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट डिवोर्स। इंपोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड, नेक्स्ट। इंपोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड, husband was important at the time of marriage and continue to be so। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप जब एक्ट पढ़ेंगे तो बकायदा लिखा हुआ होगा, लैंग्वेज को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सॉरी, बिफोर पासिंग ए डिक्री ऑन सच ग्राउंड, इस ग्राउंड पर डिवोर्स की डिक्री पास करने से पहले द कोर्ट शैल, वर्ड ध्यान से सुनिए, शैल कॉमा, ऑन एप्लीकेशन बाय द हस्बैंड, यानी कि हस्बैंड ने एक एप्लीकेशन लगाई है, मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग द हस्बैंड
एक ऑर्डर पास कर रही है कोर्ट, और उससे हस्बैंड से ये कह रही है टू सेटिस्फाई द कोर्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। आप 1 साल के अंदर कोर्ट को सेटिस्फाई करें फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर दैट ही हैज सीज्ड टू बी इंपोर्टेंट। अब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड इफ द हस्बैंड सो सेटिस्फाई द कोर्ट, और हस्बैंड यदि कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है विद इन सच पीरियड, 1 साल के अंदर अंदर, नो डिग्री शैल बी पास्ड ऑन सच ग्राउंड, तो इस ग्राउंड पर कोई डिग्री पास नहीं होगी। ये साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है इस एक्ट में। देखिए, इंपोर्टेंसी की जहां बात चल रही है तो हस्बैंड को इंपोर्टेंट तब कहा जाएगा जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में अनफिट हो। ये 2 तरह की हो सकती है। एक इंपोर्टेंसी होती है फिजिकल और एक होगी मेंटल। देखिए, एक तो हो गई आपकी फिजिकली और एक हो गई आपकी मेंटली। फिजिकली फिर 2 में डिवाइड होती है, एब्सोल्यूट और एक होगी आपकी रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब है कि मेल किसी भी फीमेल के साथ कुछ नहीं कर सकता, सभी फीमेल के साथ उसका इंपॉर्टेंट होने से है। और रिलेटिव का मतलब है किसी एक स्पेसिफिक फीमेल के साथ इंपॉर्टेंट होने से है, सभी फीमेल के साथ नहीं। ये फिजिकली 2 में डिवाइड होता है। रिजल्ट, हस्बैंड का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। ये लिखा हुआ नहीं है कि हस्बैंड का एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। वाइफ को इससे क्या लेना देना? एक मुस्लिम वुमेन को सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा है उसका हस्बैंड तो इंपॉर्टेंट है और वो आराम से कोर्ट में जाके डिवोर्स ले सकती है। इसमें एब्सोल्यूट का होना उसका कोई जरूरी नहीं है। मेंटली क्या होता है? इस मेंटली इंपॉर्टेंट के अंदर ये मेल के अंदर तब मानी जाती है जब उसे सेक्स में अनकंट्रोलेबल, उसे घृणा हो जाए, यानी उसका दिमाग इन सब चीजों से दूर है, उसे घृणा होती है इन सब चीजों से, तो इट मींस वो मेंटली इंपॉर्टेंट है। यानी कि उसे सेक्स करने की बिल्कुल भी इच्छा ना होना। केस कई हैं इसमें लेकर के। और नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं इंसैनिटी पर। इंसैनिटी कॉमा लेप्रोसी एंड वेनेरियल डिजीज। यहां 3 चीजें हैं। पहली चीज है इंसैनिटी। देखिए, इंसैनिटी को यहां डिफाइन नहीं किया गया है और इंसैनिटी को माना गया है फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल से। इंसैनिटी मीन्स डिसऑर्डर ऑफ माइंड। Man becomes incapable of understanding the nature and consequences of his action. That is called insanity. Students, इंडियन पिनल कोड का एक सेक्शन है 84 जो एक्ट ऑफ अनसाउंडनेस माइंड पर्सन के बारे में बात करता है। आईपीसी में
सेक्शन 84 जनरल एक्सेप्शंस के अंदर है, वहां पे एक बात करता है अनसाउंडनेस माइंड की। बच्चों सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 25 वहां पे प्रोविजंस बताए गए हैं एक्यूज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के जो पर्संस एक्यूज्ड होते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं सीआरपीसी में चैप्टर 25। हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के अंदर सेक्शन 13 का 1 का 3 इसने ग्राउंड दे रखा है डिवोर्स का, और वो है इनक्यूरेबल ऑफ अनसाउंड माइंड। इनक्यूरेबल ऑफ अनसाउंड माइंड, कभी ठीक ना होने वाला। तो इंसैनिटी से रिलेटेड आपको यह भी पता चल गया, आईपीसी में 84 का सेक्शन कुछ कहता है, सीआरपीसी का चैप्टर 25 कहता है, हिंदू लॉ का 13 का 1 का 3 इनक्यूरेबल ऑफ अनसाउंड माइंड की बात करता है। अब बात करते हैं लेप्रोसी की। लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग। इसके लिए कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है, लेकिन हिंदू लॉ में भी 13 का 1 का 4 बात करता है लेप्रोसी की। लेकिन हिंदू लॉ में लेप्रोसी के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है जो मोमडन लॉ में नहीं हुआ, वो ध्यान से देखिए। हिंदू लॉ में कहा गया है virulent and incurable form of leprosy। virulent मतलब उग्र, बहुत तेज। लेकिन मोमडन लॉ में केवल लेप्रोसी की बात कही है, और हिंदू लॉ में कैसी लेप्रोसी के बारे में बताया गया है, virulent and incurable form of leprosy। हिंदू लॉ के अंदर ये चीज, यानी उसका इलाज चलेगा, इलाज कराया जाएगा, और डॉक्टर जब ये कह देगा कि इनक्यूरेबल है, ठीक नहीं हो सकता है, तो जाकर के वो बात हो रही है वहां हिंदू लॉ में। मोमडन लॉ में इस तरह की कोई चीज नहीं है। मोमडन लॉ में केवल बता दिया है कि हस्बैंड लेप्रोसी में है तो वो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। तीसरा, वेनरल डिजीज। इसके लिए भी कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। हिंदू लॉ में भी ये वाली बात कही गई है 13 1 का 5, और वहां पे बात कही गई है कम्युनिकेबल फॉर्म में। वेनरल डिजीज कैसी हो, कम्युनिकेबल फॉर्म के अंदर अगर हो रही है तो। हिंदू लॉ में, मोमडन लॉ में कम्युनिकेबल फॉर्म ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट ग्राउंड, repudiation of marriage by wife। रेपुडिएशन मतलब अस्वीकृति, खत्म कर देना, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी बाय वाइफ। इसका मतलब है अगर उनकी मुस्लिम फीमेल की मैरिज बचपन में हुई है, माइनर की एज में मानी अगर हो जाती है, गार्जियन उनकी मैरिज कर देते हैं, तो शी कैन एक्सरसाइज द राइट आफ्टर अटेनिंग 15 बिफोर 18। 15 साल की हो गई, 18 साल की होने से पहले वो अपनी मैरिज को रेपुडिएट कर सकती है। एक मुस्लिम महिला अपने पति के साथ रहने से इनकार कर सकती है यदि उसकी शादी, यदि उसका निकाह उनके पेरेंट्स ने, उनके गार्जियन ने 15 साल की उम्र से पहले करा दिया,
तो 15 साल की हो जाने के बाद 18 वर्ष की होने से पहले पहले वो कोर्ट में जाकर के अपनी मैरिज को खत्म कर सकती है। लेकिन यहां पे एक प्रोविजो लगा दिया गया और कंडीशन डाल दी, द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड, मैरिज का कंज्यूमेशन नहीं हुआ हो। चलिए नेक्स्ट ग्राउंड, क्रूरटी ऑफ हस्बैंड। क्रूरटी ऑफ हस्बैंड। A Muslim lady is entitled for divorce if the husband treated her with cruelty. क्रूरटी को भी इस एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। क्या कहा है? इंक्लूड्स फॉलोइंग, क्या क्या क्रूरटी के अंदर कोर्ट ने किस तरह से क्या क्या इंटरप्रेट करा है इसको, उसमें माना गया है क्रूरटी के अंदर habitually assaults. A Muslim wife will be entitled to ask for the dissolution of marriage if the husband is in habit of assaulting her. अब अपनी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी लेके आना फर्स्ट वाइफ को मेंटल क्रूरटी होना माना गया। ब्रिंगिंग अ सेकेंड वाइफ ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज विल कॉन्स्टिट्यूट मेंटल क्रूरटी। किस केस में कहा है ये वाली बात? ये चीज आई है इनकी केस में, इतवारी वर्सेस आसगिरी, AIR 1960 इलाहाबाद 684। दूसरा क्रूरटी के लिए जो यूज हुआ है वो है हैबिचुअली असॉल्ट के बाद है कॉन्क्यूबाइन। नेक्स्ट, कॉन्क्यूबिनेज यानी एसोसिएट्स विथ वुमेन ऑफ इविल रेपुटेड और लीड्स एन इनफेमस लाइफ। जिसकी कोई रेपुटेशन नहीं है उसके साथ यदि उसका हस्बैंड ऐसी महिला के साथ रहता है तो उसकी पत्नी को ये राइट है कि वो डिवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट, अटेम्प्ट टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ। attempt to force her to lead an immoral life। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को, मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को अटेम्प्ट टू फोर्स करता है टू लीड एन इमोरल लाइफ, इमोरल लाइफ को जीने के लिए अगर वो अपनी पत्नी को दबाव डालता है, उसे फोर्स करता है, तो ऐसी सिचुएशन में मुस्लिम वुमेन के पास राइट है कि वो कोर्ट में जाके अपने ऐसे पति से डिवोर्स ले सकती है। इमोरल लाइफ जीने के लिए यदि मुस्लिम हस्बैंड फोर्स करता है तो। डिस्पोज ऑफ, नेक्स्ट, disposes of her property or prevents her to exercise legal rights।
वाइफ मुस्लिम वुमेन की प्रॉपर्टी अपनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी से अलग मानी जाएगी, सेपरेट रखेगी। अंडर मुस्लिम लॉ वाइफ कंटिन्यू टू मेंटेन हर सेपरेट लीगल एंटिटी। द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ द वाइफ is separated from the property of her husband. The husband has no right to dispose of his wife property. मुस्लिम हस्बैंड को ये कोई राइट नहीं है, ये कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करे। उसको कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई पति, मुस्लिम पति अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करता है तो मुस्लिम वुमेन के पास ये राइट है कि वो डिवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट, obstructs her in the observance of her religious profession or practice। obstruct मतलब उसे रोकता है, रिलीजियस यानी कि धार्मिक कोई कार्य करने से यदि हस्बैंड अपनी वाइफ को रोकता है तो वाइफ के पास राइट है कि वो डिवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट, इफ ही हैज मोर वाइफ्स देन वन। आ गई वो बात, यदि उसके पास एक पत्नी से अधिक पत्नियां हैं, डज नॉट treat her equitably, और वो अपने पूर्व की पत्नियों को सबको समान रूप से नहीं रखता है। द मुस्लिम हस्बैंड नॉट ट्रीट फॉर्मर वाइफ्स विद इक्वलिटी। तो उस पूर्व की यानी कि पहले की पत्नी के पास, पहली पत्नी के पास ये राइट होगा कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले ले। लास्ट 9 जो ग्राउंड है ये सब थे क्रिट्स का, और लास्ट में निकल के आता है एनी अदर ग्राउंड। एनी अदर ग्राउंड रिकॉग्नाइज्ड बाय मोमडन लॉ। एनी अदर ग्राउंड, अब एनी अदर ग्राउंड में ग्राउंड कौन से होंगे तो आपको बता दूं, इस ग्राउंड में ये कोर्ट लेके चलती है, जैसे इला, इसके अंदर आ जाएंगे आपके दिस क्लॉज कवर द डिवोर्स बाय इला, जिहाद, खुला, मुबारक एंड तहफीज, तलाक तहफीज, लियन, इला, जिहाद, खुला, मुबारक एंड तहफीज। all these grounds comes in the 9th point, any other ground recognized by Mohammedan law। तो ये है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट का सेक्शन 2, जिसमें मुस्लिम वुमेन के पास भी अधिकार है। इसलिए हमारा जो एक सेक्शन है, एक मुस्लिम सेक्शन है, उसके अंदर जिस तरह से महिलाओं को इस बार बहुत बहुत कम महिलाएं होंगी जो ये बात जानती होंगी, इसलिए मुस्लिम महिलाओं को भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कानून ने उनको भी बहुत सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं। यदि वो अपने पति से सेटिस्फाई नहीं है, यदि उनका हस्बैंड उनके साथ बड़ी क्रूरता के साथ व्यवहार करता है, तो कानून ने उनको अधिकार दे रखा है कि वो कोर्ट में जाकर के इन ग्राउंड्स पर अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 पर, और पूरा विश्वास है
आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड गिव टू मी एनी सजेशंस। और हम कैसे अपने इस चैनल को और अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से हम यहां बताए जो चीजें बता रहे हैं उसे हम और लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इससे रिलेटेड और कोई सजेशंस हो तो प्लीज आप सबके सजेशन का वेलकम करता हूं। आपका और सिर्फ आपका दीपक शर्मा। थैंक यू।